हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना। देखिए, अब हम सिंपली वर्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे मन में आएगा कि वर्क क्या है नॉर्मली। तो बहुत सारे ख्याल आते हैं कि वर्क क्या है, कब वर्क होगा, कब वर्क नहीं होगा। मान लो मैं अभी अब स्टैंडिंग हूँ, खड़ा हूँ, तो क्या मेरे द्वारा वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप मूवमेंट करते हो, आप खाना खाते हो, गाना गाते हो, वर्क डन होगा कि नहीं होगा। पूरी कंप्लीट डिटेल्स आज हम लोग देखेंगे कि किसको आप कहेंगे वर्क डन हो रहा है और कब वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट के कारण नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए, टाइम को ना मतलब वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सिंपली वर्क को जानने के लिए ना बेटा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है। और ऑलमोस्ट आपको मैंने फोर्स कई सारे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है, बहुत डिटेल्स में कंप्लीटली एक डायग्राम के साथ। ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। नॉर्मली पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। जनरली आप कहे तो यानी खींचना, धक्का देना क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर साइंस के लैंग्वेज में अगर आप जाते हो तो फोर्स इज अ फिनोमिना विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। फोर्स इज अ फिनोमिना विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव वन प्लेस टू अनदर और टेंस टू मूव। सुनिए, फोर्स इज अ फिनोमिना विच एक्ट्स ऑन अ द बॉडी टेंस टू मूव और मूव। दोनों मूव और टेंस टू मूव में अलग बात है। मतलब टेंस टू मूव का मतलब हो सकता है कि वो मूव करने की कोशिश किया होगा, किया नहीं होगा। और मूव जनरली यहाँ से वन प्लेस टू अदर प्लेसेस, जस्ट पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम। ठीक है ना। कवर अ डिस्टेंस और पाथ ऑफ लेंथ जस्ट। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि नॉर्मली क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया। तो फोर्स क्या है, तो जनरल लैंग्वेज में कहते हैं पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। अब होता क्या है कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप नॉर्मली अगर देखें, जनरली ये वर्क जो बनेगा, ये बनेगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमने एक जिक्र किया, हमने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र कर दिए। अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, लाइक 9-10, तो इसमें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है ये। अगर आप इमेजिन करें तो बहुत मायने रखता है, लेकिन आप यही चीज़ इसकी बात करेंगे। क्रॉस जो है ना, आप जब आगे जाओगे ना 11th क्लास से और उससे ऊपर 10th क्लास से ऊपर जब जाओगे तो उस आपको कंप्लीटली ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग अभी सीईटी का देख रहे हैं नॉर्मली। तो हमसे एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बड़ा कम टाइम पे कॉन्सेप्ट समझ में आए और आसानी से कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए और आप रैंकिंग ले लें। ठीक है ना। नॉर्मली तो हम लोग रैंक के लिए देखते हैं, वहाँ रिसर्च करने की बात नहीं करते हैं कि ये क्रॉस क्यों आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि फटाफट से क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर कैसे मिलेगा, रैंक कैसे मिलेगी। क्लियर है। तो फिलहाल अभी देखिए, इसको 11th-12th में आप जाएंगे तो जिक्र करेंगे इस चीज़ का। ठीक है ना। अगर मेरा ही आप वीडियो लेक्चर 11th-12th का या IIT नीट वाला देखें, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा ये चीज़ें। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके मन में आएगा कि यार वर्क को अगर हम यहाँ से W कहें और हम फोर्स को अगर हम F कह दें और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम S कह दें, तो इस सिचुएशन में क्या बात बन जाएगा, जरा फोकस कीजिए। तो W इक्वल टू होगा F इंटू S। ये बन गया वर्क डन। ठीक है। ये वर्क डन का एक डेफिनेशन बन गया और ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब जरा देखिए, तो हम बात करने जा रहे हैं इसके SI यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ वर्क। तो फोर्स का क्या बनेगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, मीटर। तो वर्क डन का क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है। और न्यूटन मीटर को ना दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम जूल। जूल बोलते हैं इसको। न्यूटन मीटर को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको जूल। क्लियर है। और जूल को ना J से
डिनोट करते हैं। याद रखें आप, जूल को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी जे से। अब यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि सिंपली SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, तो यहां से कहेंगे 1 जूल किसके करीब होता है, ये होता है 1 न्यूटन मीटर के करीब। 1 जूल किसके करीब हो गया, 1 न्यूटन मीटर के करीब। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि वर्क है क्या। मैंने आपको एक बात कहा था, कई सारे वीडियो लेक्चर मैंने कहा कि अगर फोर्स मेरा डोमिनेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी डोमिनेंट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की बात ही नहीं करेंगे, तो हम बात करते हैं ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट दे रहा है, दैट मीन्स ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो वेक्टर और वेक्टर तो हमेशा वेक्टर देना चाहिए। वेक्टर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा रूल नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि आप आगे आप जाओगे तो नॉर्मली क्या होगा कि फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये बनेगा स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं एक लाइन में कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा देखिए, ऐसा यूनिट आपने बना दिया। अब नॉर्मली अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, देखिए जरा, न्यूटन का क्या होगा, डाइन, यानी डाइन, समझ रहे बात को, और समझ रहे बात को, डाइन, और ये क्या बन जाएगा, मीटर का क्या बनेगा, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर को दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं कैलोरी, CALORY, और इसी कैलोरी को बोलते हैं CAL, कैलोरी, यानी डिनोट करते हैं। जैसे आप जूल को जे से करते हो ना, तो कैलोरी को हम लोग CAL से कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली। ठीक है, इसका भी एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। जरा देखिए तो अब यहाँ पर होता है 1 कैलोरी किसके करीब होता है, 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल के करीब होता है। और इसी को अप्रोक्सीमेट आप ऐसे भी बहुत सारे बुक में देखेंगे 4.2 जूल किसके करीब, 1 कैलोरी के करीब। अब 1 जूल फाइंड आउट करना है, तो 1 जूल कितना बनेगा, तो 1 जूल बनेगा 1/4.2 कैलोरी। कुछ बड़ी बात नहीं कर दी, पूरा मैथमेटिक्स का टर्म है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कि 1 कैलोरी अगर 4.18 जूल होता है दोस्त, तो 1 जूल कितना, तो इसके डिवाइड में आएगा ना, कैलोरी 1 अपॉन और कैलोरी मल्टीपल, यानी कैलोरी यूनिट्स बन गए इसके। जैसे अभी अभी आपने देखा कि SI यूनिट ऑफ वर्क डन न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि W जो होगा ये होगा FS, तो फोर्स का न्यूटन, और S डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है, तो नॉर्मली 1 जूल किसके करीब, 1 न्यूटन मीटर के करीब। और आपके पास बनता है CGS यूनिट, CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, तो वर्क का जो बनेगा तो जूल, न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर किसके करीब बनेगा, देखिए तो कैलोरी के करीब, और कैलोरी किसको, CAL। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब है क्या, जरा फोकस कीजिए कि अब नॉर्मली आपके सामने आता है कि आपने वर्क देख लिए। अब हम बात करते हैं क्या कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या बनेगा। देखिए जरा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या, इसका क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं आप। मान लीजिए किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर कोई ब्लॉक है, और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ब्लॉक पे आप मान लो कि नॉर्मली आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन आप किसी डिस्टेंस को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, किसी डिस्टेंस से आप डायरेक्ट करते हैं। वर्ड पे फोकस करना, किसी डिस्टेंस से आप डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब आप मूव करा रहे हो, किसी एंगल पे भी हो सकता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप खड़े हो, नॉर्मली नीचे से उठाने की कोशिश करते हो, आप ऐसे लिफ्ट किए और लिफ्ट करने के बाद देखते होंगे कि ज़्यादातर वो क्या होता है, अगर नहीं उठ पाए तो आप तो ताकत लगाते हो, एनर्जी लगाते हो, तो वो बॉडी आपके तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो बेटा उस ऑब्जेक्ट और आपके हैंड जहाँ पर आपने होल्ड करा उसके बीच कोई ना कोई एंगल होगा, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रही हम, ठीक है ना, तो फोकस करो ना।
तो जरा मैं कहता हूँ कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में क्या, मान लो सपोज कि ये देखो, ठीक है, यहां पर नॉर्मली क्या है, एक ब्लॉक है m मास का, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A, और ये पॉइंट का नाम देखो, और ये ब्लॉक पे ना एक फोर्स लगाया गया F, और ये ब्लॉक सपोज यहां पर आ जाता है, देखना, ठीक है, B पॉइंट पर, ठीक है, तो नॉर्मली क्या बन रहा है आपके साथ, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर S हो तो सिंपल आप कहते हो W जो बनेगा ना, ये बनेगा F डॉट S या F इंटू एस, F इंटू एस क्या है, ये वर्क डन। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है आपके सामने, ठीक है, उस सिचुएशन में अब यही m मास का ऑब्जेक्ट, फोकस करना, समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो मैंने कहा अगर मान लो इसको F फोर्स से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं नॉर्मली, और यहां से इसका जो एंगल है वो एंगल है आपका थीटा, समझने की कोशिश करना जरा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितना है इसका, थीटा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा आगे बात करना है, अगर इस पॉइंट तक का, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आपने करा एस, और ये जरा देखिए, तो अब हम इस फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। नॉर्मली एक बैग है इस तरह से, देखो एक बैग है, और आप ऐसे ना ऐसे पकड़ के ऐसे आप लिफ्ट कर रहे हो नॉर्मली, ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड, ठीक है। सपोज मान लो इस तरह का बात है, ये देखो, ये इस तरह से ना एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और मैं इसको, ये देखिए इसमें मैंने एक बैट लगा दिया लाइक अ रबर, और इसको ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ मैं, जरा देखिए, तो ऐसे खींच रहा हूँ इसको, ये खींच रहा हूँ किसी एक, मान लो हाथ अपने जो ये पाम है, इस पाम को एक सरफेस मान लो, ठीक है, और इस रबर को आपने बेल्ट समझना है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये सरफेस है। अब सरफेस पे ऐसे आप खींचते हो, तो सरफेस और इसके बीच कोई ना कोई तो एंगल बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट से देखिए तो बन रहा है ना, आप इसको खींचने की कोशिश करते हो, तो फोर्स तो आप कहाँ लगा रहे हो, जरा हाथ देखना मेरा, यानी राइट हैंड की बात करें, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ब्लॉक अगर ज़्यादा वेट हो, मास ज़्यादा है, तो ब्लॉक ऊपर तो नहीं उड़ेगा, तो ऊपर ना आके कहाँ आने की कोशिश करेगा, इस तरफ आने की कोशिश करेगा, इस तरह से, जरा फोकस करो, इस तरह से आने की कोशिश कर रहा है, एकदम खींच रहे हम कहाँ, और ये आने की कोशिश कहाँ कर रहा है, जरा सोचना, एंगल एकदम थीटा मेंटेन कर रहा है ये। अब थीटा अगर मेंटेन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इसको कंपोनेंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जरा देखिए, तो कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, ये F है, जिससे एंगल थीटा लगा हुआ हो उसको कॉस थीटा में ब्रेक करेंगे, और जिससे हटा हुआ हो उसको साइन थीटा में ब्रेक करते हैं। तो ये इसी पार्ट को ब्रेक करेंगे, सुनिए, इसी पार्ट को ब्रेक करेंगे। जैसे इस तरह की बात अगर आपके सामने आ जाए कि यार ये ना अपना मान लो कि m है, और ये किसी एंगल पर है थीटा पर, अब इसको ब्रेक, तो एक पूरा का पूरा एक आप क्वाड्रेंट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब जरा देखिए, तो ये क्वाड्रेंट मिला ना, एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट मिल गया कि नहीं मिल गया, 1/4 पार्ट मिल रहा है ना। एक क्वाड्रेंट में देखिए कि कहाँ पर आपका एक्चुअल आपका फिनोमिना हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर m है, और इस क्वाड्रेंट में हम कितना, यानी एक ये मेरा बनेगा x और ये y, इसको अगर ऐसा होता तो ये y और ये x डैश, समझ लो बात को। तो हमें दिया हुआ सिर्फ क्या, m, तो ये बनेगा m इंटू कॉस थीटा, और ऊपर जो बनेगा ये बनेगा m इंटू साइन थीटा, समझना जरा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब कोई भी कंपोनेंट को ब्रेक करना हो, तो उसी एक्सिस के वर्टिसेस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये m है, अब यहाँ पर f है, तो जिससे सब कुछ भूल दो, जिससे एंगल चिपका हुआ हो उसको कॉस में, और जिससे हटा हुआ हो उसको साइन में। फिर से सुनिए, जिससे एंगल चिपका हुआ हो, लगा हुआ हो, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा हो जो एंगल, उसको कहेंगे कॉस में, और बाकी को जस्ट उसके अपोजिट वाले को कह देंगे हम लोग साइन में। तो जरा फोकस करो, ये f है, तो ये f किस में बनेगा, इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इसी से चिपका हुआ है, और इसके अपोजिट ये बनेगा f इंटू, बोलिए कहाँ, साइन थीटा। क्यों,
मैंने कहा आपको इसी कंपोनेंट को ब्रेक करना है इसमें, ये वाला पार्ट्स को, ठीक है, जिससे एंगल हो उसको थीटा कॉस थीटा और जिससे हटा हो उसको साइन थीटा। अब जरा समझिए इस चीज को। अब हम कहते हैं कि वर्क डन, अब क्या बात बनेगा यहां पर, अब वर्क डन क्या बनेगा, वर्क जो बनेगा दोस्त ये बनेगा फोर्स ऑफ कंपोनेंट, फोर्स ऑफ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए फोर्स ऑफ कंपोनेंट क्या है, फोर्स ऑफ कंपोनेंट क्या है आपका, तो यहां से W बराबर हम लिख सकते हैं F cos थीटा और इनटू बन जाएगा आपका, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट यानी S, तो यहां से W जो बनेगा ये बनेगा Fs इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, जरा देखिए Fs cos थीटा ये आपका बन गया क्या, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, याद रखना। अब यहां पर ना थीटा पे भी डिपेंड करता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा फोकस करना है इसको, ये इस पॉइंट्स की बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आता क्या है कि यार अगर मान लो थीटा की वैल्यू मालूम ना हो तो तब तो थोड़ी मुश्किल आएगी ना, थीटा की वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिना थीटा के वैल्यू से आपको बात बनेगा नहीं। तो मैं कुछ थीटा की वैल्यू आपको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ जो आपको यूजेस है, ठीक है, नॉर्मली समझ रहे बात को। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ये आपको थीटा की बात कर लिए और ये है आपका वैल्यू, ठीक है, अगर 0 डिग्री हो तो कॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जरा देखिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू किसके करीब 1 cos 30 डिग्री, देखिए जरा फोकस करना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा √3/2, फिर बनेगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब यहां से बन रहा है आपको cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, जरा फोकस कीजिए, ठीक है, 1/2। अब यहां से बनता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो आपका बनेगा ये बन जाएगा 0, उसके बाद नॉर्मली cos 120 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा आपका -1/2 और cos 135 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये बन जाएगा -1/√2 और cos देखिए बच क्या रहा है 150 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा √3/2 माइनस में, और आपके साथ बनेगा cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सबसे ज्यादा काम की बात करने जा रहे हैं हम लोग, इसकी बात करेंगे सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा काम की बात, फोकस कीजिए 3, ठीक है। जरा देखिए हमने कहा कि आपसे कि यार अपने पास ना 3 वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो cos 0 डिग्री, एक cos 90 डिग्री और एक cos 180 डिग्री। अब नॉर्मली मैं तीनों को एक बार जिक्र करता हूँ कि कब कहाँ पर अप्लाई होगा। फिलहाल मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से, जरा फोकस कीजिए, वर्क डन आपने देख लिया है ऑलमोस्ट। cos 0 डिग्री कहाँ अप्लाई होगा, तो कहते हैं कि when the force and displacement are parallel, then थीटा इज 0 डिग्री। जैसे मान लो फोर्स भी इधर लगा हो, जैसे देखो जरा मैं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं मैं कि नॉर्मली एक सरफेस पर यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे आपने यहाँ पर फोर्स लगाया F और ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके और ब्लॉक यहाँ आ जाती है, सपोज मान लीजिए ये ब्लॉक यहाँ पर आता है और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है S। तो ब्लॉक फोर्स कहाँ लगाया, लेफ्ट से राइट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, राइट साइड, इधर तो नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना लेंगे आप, 0 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्या होगा, दूसरा सिचुएशन ये आता है कि अगर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल,
यहां पर लगाता हूं मैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, देन थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब है, यहां पर फोकस कीजिए, फोर्स आपने इधर लगाया और ऑब्जेक्ट को इधर जाने के बजाय ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नॉर्मली इधर आ गया। जैसे ये वाला पॉइंट्स को देखिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका यहां पर था और यहां पर आने के बजाय फोर्स आपने इधर लगाया, इधर नहीं होकर के फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है। ये एस, जरा फोकस कीजिए, फिर से देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस तरफ, फोर्स इस तरफ, या दूसरा इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं मैं कि फोर्स इधर हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया हो। जैसे कभी कभी आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, कभी कभी आप क्या करते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पर आप अपने घरों में या बाइक वगैरह आप इस तरह से धक्का देके, या किसी आप मीनार या फिर लाइक हिली एरियाज पे आप जब चढ़ रहे होते हैं, तो आप किसी चीज़ को मान लो सपोज धक्का दे रहे हो, या आप चढ़ रहे हो, आप चढ़े ऊपर की तरफ जा रहे हो, मूव कर रहे हो, और सपोज खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आपका पैर अगर फिसल जाता है तो आप सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ लगा रहे हैं, आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आप फोर्स कहाँ लगाए थे बेटे, ऊपर। देखिए तो एंटी पैरेलल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या नॉर्मल सबसे बेस्ट और एग्जांपल लीजिए कि सपोज आप किसी ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हो, किसी इंक्लाइन प्लेन पे धक्का दे रहे हो, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे ही ब्लॉक थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि फ्रिक्शन लेस होता है, वो ब्लॉक सीधा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, नीचा। तो आपका फोर्स क्या हो गया, एंटी पैरेलल। उस सिचुएशन में एंगल कितना लेंगे, 180। और एक सिचुएशन ऐसा आता है, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अगर एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, तब जाके, जैसे मान लो नॉर्मली हम बात करें इस सिचुएशन में, ये और ये क्या कर दिया, हाथ में इस तरह से मान लो एम मास का एक ब्लॉक को क्या कर दिया, हैंग कर दिया है, और ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो ब्लॉक किधर है, इधर, मास इधर, और जा किधर रहा है, इस तरफ। सिचुएशन है कि नहीं है, देखिए ना, लिफ्ट फोर्स कहाँ लग रहा है आपको, लिफ्ट किए हो तो नॉर्मली फोर्स इधर, और जा तो इधर रहे हो ना, लिफ्ट करके समझो, आप लिफ्ट किए हो, एक बैग लियो, लिफ्ट करके हाथ में मान लो, और कोई एक बैग लिए हो हाथ में, किसी भी मान लो कि सामान का, ठीक है, मटेरियल्स का आप ले करके, एसेंशियल सामान आप लेने गए मार्केट, और आप अपने हाथ में लिफ्ट कर लिए हैं, उसको मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो लिफ्ट कहाँ क्यों, नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे कि नहीं लगा रहे, आप खींचे हुए ऐसे पकड़े हुए, और जा कहाँ रहे हो, एक दूसरे का, देखिए तो एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं। उस सिचुएशन में थीटा क्या लेना है आपको, 90 डिग्री। तीनों मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर से सुन लीजिए तीनों कॉन्सेप्ट को। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तो उस समय थीटा 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। अगर वो पैरेलल हो ऑन द सेम डायरेक्शन, वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ cos इज 0 डिग्री, अदरवाइज थीटा कैन बी टेकन एज 0 डिग्री, नॉट लाइक अ cos, एनीथिंग विल बी टेकन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो, तो उस टाइम पे आप थीटा कितना यूज करेंगे, एंगल कितना यूज करेंगे, 180 करेंगे एंटी पैरेलल के लिए। क्लियर है, चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं, मैं टाइप ऑफ वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप ऑफ वर्क डन। देखिए जरा, टाइप ऑफ वर्क डन, अच्छा इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं नेचर ऑफ वर्क, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, उसी को दूसरा लैंग्वेज कहते हैं नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो नॉर्मली या तो टाइप बोल दीजिए, नेचर बोलिए। टाइप कितने होते हैं, वर्क डन के ऑलमोस्ट 3 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है आपके नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। फिर से देखिए, एक होता है आपको पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जरा फोकस कीजिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव वर्क का।
पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क में क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन मतलब इट मीन्स दैट देखिए, इट मीन्स दैट द फोर्स और इट्स, देखिए, और इट मीन्स द कंपोनेंट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए फोर्स या उसका कंपोनेंट, बेटा दोनों हो सकता है, या तो फोर्स लेंगे आप उसका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अगर फोर्स या उसका कंपोनेंट दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तब कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। अभी फिलहाल मैं इसको एक डायग्राम के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। मान लो सपोज ये देखिए जरा, ये एक सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक है ये, और इस पर आपने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया F, और ये इस तरह से मूवमेंट कर जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए S हो, और ये अगर थीटा एंगल हो जाता है, तो नाउ कंसीडर, तो इसको मैंने कहा जस्ट आप क्या करिए बेटा, इसको ब्रेक करिए। ब्रेक समझने की कोशिश करना है, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बहुत छोटी बात है, ये लोग नॉर्मली बचपन जूनियर नानी दादी कहानी जब सुनाते थे तब की बात है ये सब, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा F इंटू कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि दोस्त ऐसा है, मान लो कि आपने कहा कि जहां से एंगल, तुम कहोगे नहीं सर आपने कहा कि जब एंगल जिससे चिपका हुआ है उसको कॉस में और बाजू वाले को साइन में ब्रेक करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि इट मीन्स दैट द फोर्स और इट्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो W किसके करीब है, ये है आपको F S cos थीटा, हम लोग ड्राइव कर लिए थे। थीटा कितना बनेगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो दैट मींस वी कैन से बोथ आर पैरेलल, और पैरेलल अगर हो तो देन वी कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0, अभी जस्ट आपने देखा था, तो W इज इक्वल टू बनेगा F S cos 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आपने कहा कितना, 1 मल्टीप्लाई करिए, W बनेगा आपको F S के करीब। देखिए पॉजिटिव आया। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि कब, कैसे पता चलेगा कि थीटा मेरा कहाँ, पहले फोकस कीजिए इस पर, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली फॉर पॉजिटिव वर्क थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जरा फोकस करना। देखिए बेटा थीटा हम कहाँ से कहाँ लाई, फिलहाल हमने लिखा 0, अब इस पे इक्वलिटी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये 90 पे जब जाता है ऑलमोस्ट तो करता है 0, फोकस कीजिए, जब 90 पर जाएगा तो करेगा वर्क डन 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, पूरा कंपोनेंट को 0 कर देगा। अगर हम 90 से थोड़ा बढ़ाते हैं तो मेरा नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि तो इस सिचुएशन में आपका जो थीटा लाई करेगा वो लाई करेगा दोस्त कहाँ से, इस तरह का, ये सिचुएशन याद रखना कि पॉजिटिव के लिए क्या करेगा, थीटा जो लाई करेगा वो 0 या 0 के बराबर और 90 से कम। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव आए, बेझिझक एकदम से टिक करना है आपको, क्लियर है। चलिए अब आगे की बात करने जा रहे हैं लोग। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि नॉर्मली नेगेटिव वर्क डन क्या है, तो नेगेटिव इसी में हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सेकेंड नंबर आपका इसका एग्जांपल है, नेगेटिव वर्क डन की बात कर रही है, अगर आप फोकस कीजिए। मतलब होता है क्या है कि नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि अपोजिट टू, इट मींस दैट द फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज अपोजिट टू, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, अपोजिट टू, ठीक है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब जरा फोकस करना है। ये देखो, अगर मान लो सपोज यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ये सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक मूव होकर के ए से कहाँ आ रहा है, बी पॉइंट पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है मान लो नॉर्मली। तो समझने की कोशिश करना इस बात को, और बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और अपने पॉइंट से कहाँ जा रहा है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और उस सिचुएशन में आपका जो
डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लो इधर लग गया आपका फोर्स, तो ये जो पार्ट बन रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट किसके करीब बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका बनेगा यहाँ से, देखिए जरा ए से बी, ये ए से बी के तरफ है और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो पॉइंट्स बन रहा है ये नॉर्मली, ये जो एंगल बन रहा है, देखिए एंगल क्या बन रहा है, ये 180 बन रहा है ना बेटे, इसको फोकस करना। फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ। तो थीटा कितना लाई करेगा, 180 डिग्री, एक दूसरे का एंटी पैरेलल है कि नहीं है, और एंटी पैरेलल है तो यहाँ पर थीटा कितना आप कंसीडर करेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ से देखिए कितना बनेगा 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा -1, तो यहाँ पर बन जाएगा W कितना -F.S। तो हम कह सकते हैं यहाँ वर्क डन क्या हो गया आपका नेगेटिव, वर्क डन कितना हो गया नेगेटिव। अब बात आती है क्या कि यहाँ पर थीटा क्या लाई करेगा, तो थीटा क्या लाई करेगा 180 से कम और 90 से क्या एबव। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर नेगेटिव वर्क यानी 180 डिग्री से ज्यादा थीटा और 90 से एबव। फोकस कर लेना, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, थीटा कहाँ ला करेगा 90 से ज्यादा और 180 के इक्वल। तो ये किसके लिए है, इसके बीच कभी भी एंगल, यानी ये जो पॉइंट्स है इसके बीच कभी भी आपका अगर एंगल पुट करते हो 90, 100, 179, 180, इसके बीच, तो हमेशा क्या बनेगा, ये नेगेटिव वर्क देगा। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, जीरो वर्क की बात करते हैं। जरा फोकस करना कि जीरो वर्क कब कहेगा और कब नहीं कहेगा, वो कब कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कहलाने के लिए कुछ भी कैसा कहा जा सकता है उसके बारे में, है समझ रहे बात को। तो हम बात करने जा रहे हैं थर्ड, और ये आपका है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का क्या मतलब हो सकता है, जरा तुम सोचो, फोकस करो। तो जीरो वर्क डन का क्या मतलब, हाँ नॉर्मली अगर कहीं कोई जीरो क्या हो सकता है कि कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, यहां पर कई सारे हो सकते हैं। इफ, इसको कहते हैं इफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर to the displacement of an object is called जीरो वर्क। अगर फोर्स क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तब वर्क डन जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ से W किसके करीब है, यहाँ बनेगा Fs cos थीटा, W इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री, W इक्वल टू बनेगा Fs cos 90 की वैल्यू कितना 0, तो W कितना बनेगा दोस्त 0। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं आपको एक बार, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, पैरेलल होएगा। नेगेटिव तब होगा जब एंटी पैरेलल होगा, जैसे मान लो एंगल थीटा जो है वो तुम्हें 180 की बात करेगा। एंड द लास्ट वन इज जीरो वर्क डन की बात कर रहा है। जीरो वर्क डन तब होगा जब 90 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तभी जाकर के वर्क डन जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, बात यह आती है कि किस किस कंडीशन में मेरा वर्क डन जीरो होगा। फोकस करिए, कह रहा है किस किस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कंडीशंस लिख देता हूँ, जरा फोकस करना, कंडीशंस, ठीक है, व्हेन वर्क डन बिकम्स जीरो। जरा फोकस करो, conditions when work done becomes जीरो। किस किस कंडीशन में जो है वर्क डन जीरो
होगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, किस किस कंडीशन में। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है कहते हैं कि इफ फोर्स इज, ध्यान से देखना, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, इसको मैंने परपेंडिकुलर नाम दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आप क्या कह सकते हो, दैट इज ये कह सकते हो कि फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब दूसरे लैंग्वेज में दैट इज थीटा कितना कंसीडर करेंगे, 90 डिग्री का। थीटा कितना करेंगे, 90 डिग्री। इस सिचुएशन में आपका क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मली वर्क डन बन जाएगा 0, और कोई तकलीफ, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है इफ, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, if there is no displacement, if there is no displacement, that is s is equal to 0, तो w किसके बराबर, एफ एस cos थीटा, और यही पार्ट आपका 0 है, तो टोटल क्या कर देगा, देखो तो 0, अगर ऐसे 0 हो तो टोटल पार्ट क्या करेगा, 0, एंड द लास्ट वन if there is no force, देखिए जरा, if there is no force acting on the body, that is आप ये कह सकते हो F is equal to 0, और W किसके करीब, एफ एस इंटू कॉस थीटा, एकदम वही वाला पार्ट, ये कितना 0, समझ रहे बात को, ये F कितना 0, तो टोटल कितना वर्क डन हो गया 0, ठीक है। तो ये इतने सारे कंडीशंस थे जहां पर वर्क डन क्या हो रहा था, आपका नॉर्मली 0 हो रहा था। क्लियर है, समझ लो बात को। चलिए अब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर कैसे, क्या एक क्वेश्चंस ले लूं, क्वेश्चंस के प्यार पे देखूं तभी बात बनेगा, समझ रहे कि नहीं बात को। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के प्यार पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि a body of mass 5 kg is placed at the origin and can move only one the x-axis. A force of 10 Newton is acts on it in the direction making an angle of 60 degree with a x-axis and displace it along x-axis by 4 meter. Find the work done by force. तो आपको वर्क डन बाय फोर्स फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको बेटा पहले पॉज करिए वीडियो और खुद से बनाने की कोशिश करिए, अगर ना बने तो फिर आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गिवन आपके सामने क्या क्या है, मास जो है ये आपके 5 kg है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, थीटा जो है ये आपके 60 डिग्री है, और नॉर्मली जो फोर्स है ये आपका है 10 न्यूटन का। ठीक है, हमने सारे डेटा को यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका 4 मीटर का है। देखिए इस बॉक्स के अंदर हमने सारे डेटा ले लिए जो इतने सारे रामायण महाभारत और बाइबल में लिखा हुआ है। ये सब बाइबल रामायण महाभारत सारा लिख रखा है, इससे हमें जरूरत नहीं, हमें डेटा क्या हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एम थीटा एफ कुरान में दे भी रखा होगा ये, ठीक है ना, उसकी परेशानी नहीं होनी, ठीक है। ये एकदम से ऐसा ही है, सब बना रखा है ये सब, ठीक है। आपको सिर्फ डेटा चाहिए, आपने डेटा फाइंड आउट कर लिया। अब आपको चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन कितना बनेगा, W किसके करीब होता है, W जो होता है ये होता है एफ एस कॉस थीटा। तुम्हारे मन में आ गया यार फोर्स दिया है, एस दे दिया है, मास का क्या यूज है यहाँ पर, अरे भैया ब्लॉक है, ब्लॉक के पास मास दे दिया, बॉडी है, क्या फर्क पड़ता है। तो W जो बनेगा ये बनेगा, फोर्स तुम्हारा बन गया 10, और नॉर्मली आपकी बात करते हैं 4 इंटू कॉस कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से बात करेंगे 10 इंटू 4 इंटू कॉस 60। जस्ट अभी हमने उस पार्ट्स पे मैंने अभी कोशिश किया था इसको लिखने का, तो किसके करीब है, cos 60 कितना 1/2, 2 2 जा 4, ये बनेंगे 20 जूल। ये बन के तैयार आपका आंसर, ठीक है। आंसर कितना आ गया 20 जूल, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग क्या करेंगे, और भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस मिले किसी भी बुक में, रेफरेंस बुक में, या मान लीजिए कि कोई रिकमेंड करा हो कोई टीचर बुक, या आपके पास कुछ भी दिखे इस तरह का क्वेश्चंस, तो आप उस पर लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बाकी ट्राई कीजिए, ओके। बाकी आप
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।